Hello, dear students. Hope you all are doing well. Today we are going to start chapter 4th from civics, which is understanding laws. Understanding laws means laws की समझ, है ना, laws को समझना कि आखिर laws होते क्या हैं. So let's see. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. We now know that the parliament is in charge of making laws. Okay. So बेटा अपने previous जो चैप्टर्स हैं उसमें आपने समझा है कि पार्लियामेंट कैसे लॉज को बनाती है ना. पार्लियामेंट लॉ को बनाने के लिए किस तरीके का जो है पूरा प्रोसीजर होता है, आप पार्लियामेंट वाले चैप्टर में आप ये देख चुके हैं. नाउ अब आपको पता होगा, कुछ लॉज से आप फैमिलियर होंगे, जैसे एज, मैरिज की जो एज होती है ना, या फिर हम कह सकते हैं कि पर्सन किस एज पे कोई भी पर्सन वोट देता है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर लॉज बने हुए हैं. तो इन लॉ से आप फैमिलियर हैं. नाउ डू दिस लॉज अप्लाई टू एवरीवन. क्या ये जो सारे के सारे लॉज बनाए जाते हैं ये सभी लोगों के ऊपर बराबर से एप्लीकेबल होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग. जो नए लॉ हैं वो कैसे बनते हैं? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल. क्या कुछ ऐसे लॉ भी हैं जो अनपॉपुलर हैं या कंट्रोवर्सीज़ हैं जिनके साथ जुड़ी हुई? व्हाट शुड वी सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंसेस. तो ऐसी सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? तो जैसे हमारा ये जो चैप्टर है इसका नेम है अंडरस्टैंडिंग लॉज, मीन्स यहाँ पर हम लॉज के बारे में ही समझने वाले हैं बेटा. ओके, सो लेट्स सी. यस, डू लॉज अप्लाई टू ऑल. क्या ये जो लॉज बनाए जाते हैं ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं बिल्कुल इक्वल तरीके से? देखते हैं. देखिए यहाँ पर एक सिचुएशन दी है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की है बुक में. रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. क्या सिचुएशन है? अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प हिज सन गो इनटू हाइडिंग बिकॉज हिज सन हैज़ बीन गिवन अ 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. है ना, एक गवर्नमेंट जो ऑफिसर है वो क्या कर रहा है, अपने सन को बचाने की कोशिश कर रहा है. गवर्नमेंट ऑफिसर है वो, अपने सन को क्यों अपने बेटे को वो क्यों बचाने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि एक जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसे 10 years का जो है सज़ा सुनाई है. अब उससे वो गवर्नमेंट ऑफिसर उसे अपने बेटे को बचाने की कोशिश कर रहा है. डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्शंस वर राइट. क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर जो कर रहा है इसका एक्शन या ये जो कर रहा है वो सही है? शुड हिज सन बी exempt from the law just because his father is economically and politically powerful. क्या आपको ऐसा लगता है कि उनका जो सन है वो इस सज़ा से बच जाएगा क्योंकि उसके जो फादर हैं वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है और पॉलिटिक्स में भी हैं? क्या सिर्फ इसी रीज़न से ये जो लॉ है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा? आप क्या सोचते हैं बेटा, ज़रा बताइए. मीन्स यहाँ ये क्वेश्चन बनता है कि क्या ये जो लॉज बनाए जाते हैं ये सभी के लिए इक्वल है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो, किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करता हो, है ना, वो पर्सन उसका अपना जो है वर्किंग, वो किसी भी फील्ड में वर्क करता हो, है ना, बट ये जो लॉज हैं वो सभी के लिए इक्वल होते हैं. सभी जो लॉ है उसके सामने हर पर्सन इक्वल है. ओके, देखें, द अबाउ इज़ अ क्लियर केस ऑफ violation of law. As you read in unit 1st, member of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. है ना, आपने चैप्टर 1st में देखा है कि कोई भी पर्सन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर हैं उन्होंने लॉज बनाए, है ना, और उन लॉ में क्या कहा गया कि आर्बिटरी, है ना, आर्बिटरी मीन्स बेटा मन माने ढंग से कोई भी पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया में, मतलब हमारे स्वतंत्र भारत में कोई भी पर्सन मन माने ढंग से लॉज को चेंज नहीं कर सकता, है ना, या अपनी मनमानी नहीं कर सकता.
Okay, they therefore instituted several provisions in the constitution that would establish the rule of law. The most important of this was that all persons in independent India are equal before the law, है ना. तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि लॉ के सामने, कानून के सामने हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया का हर पर्सन इक्वल है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे उसका कोई भी ऑक्यूपेशन हो, है ना. सारे के सारे पर्सन लॉ के सामने इक्वल हैं. मीन्स सारे लॉ सभी पर्सन्स के लिए इक्वल हैं, सभी पर्सन्स पर इक्वली एप्लीकेबल हैं. ओके, ऐसा नहीं होता कि किसी भी एक क्राइम के लिए किसी एक पर्सन को दूसरे तरह की सज़ा दी गई और किसी दूसरे पर्सन को सेम क्राइम के लिए कुछ और सज़ा दे दी गई. ठीक है, तो लॉ के सामने सभी सारे के सारे पर्सन इक्वल हैं. द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर. व्हाट द रूल ऑफ law means is that all laws apply equally to all citizens of country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of a country is above the law. Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of a person has to be established. But was it always like this? देखिए, लिखा है कि जो लॉ है वो किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है. मीन्स कोई भी भेदभाव नहीं करता है, ना रिलीजन के बेसिस पे, ना कास्ट के बेसिस पे और ना ही जेंडर के बेसिस पे. ओके, जो लॉ है, जो रूल है वो सभी पर इक्वली एप्लीकेबल होता है. नीदर अ गवर्नमेंट ऑफिसर नॉर अ वेल्दी पर्सन, कोई भी, भले ही वो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हो या फिर कोई भी अगर किसी के पर्सन के पास बहुत सारा पैसा हो तो भले ही वो, बल्कि ये तक लिखा गया है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, हमारे इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके लिए भी ये लॉ सेम है ना, उन पर भी लॉ सेम एप्लीकेबल है ना. मीन्स किसी भी मामले में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं अपनाया जाता. इन एंशिएंट इंडिया देयर वर इम्यूरेबल एंड ऑफन overlapping local laws. Different communities enjoyed different degrees of autonomy in administrating these laws, है ना. इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या था कि भाई जो डिफरेंट कम्युनिटी अमंग देयर ऑन, है ना, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए एक ही, जब वो एक ही तरह की कोई मिस्टेक करते थे, मिस्टेक एक ही तरीके की होती थी, बट डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लिए क्या थे बेटा, उसकी सज़ा अलग अलग थी. In some cases, the punishment that two persons received from the same crime varied depending on their caste backgrounds. और कुछ केस में क्या होता था कि उनकी कास्ट और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग उन्हें सज़ा दी जाती थी, उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था उनकी कास्ट और बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग. मतलब लोअर कास्ट के जो लोग हैं उन्हें ज़्यादा पनिशमेंट दी जाएगी सेम क्राइम के लिए, और जो अपर कास्ट के लोग हैं उनके लिए उन्हें थोड़ी सी कम पनिशमेंट दी जाती थी. पहले ऐसा हुआ करता था. Okay, with lower caste being more harshly punished, this slowly began to change as this system of law began to further evolve during the कॉलोनियल पीरियड, है ना. धीरे धीरे फिर क्या हुआ, इसमें कॉलोनियल पीरियड में ये जो सिस्टम है इसमें चेंजेस आते गए. इट इज़ ऑफन बिलीव दैट इट वॉज द ब्रिटिश कॉलोनियल्स हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया, है ना. ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल थे उन्होंने लॉ ऑफ इंडिया को इंट्रोड्यूस किया. कहाँ पर, भारत में, इंडिया में. जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने रूल ऑफ लॉ को इंट्रोड्यूस किया, मतलब रूल ऑफ लॉ ब्रिटिशर्स लेकर आए. हिस्टोरियन हैव डिस्प्यूट्स दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स, टू ऑफ विच इंक्लूड फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉ वॉज आर्बिटरी एंड सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड a prominent role in the development of the legal sphere in British India. देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो ब्रिटिशर्स हैं ना ये लॉ लेकर आए थे, रूल ऑफ लॉ लेकर आए थे. बट यहाँ पर जो हिस्टोरियन हैं वो उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स आते हैं. वो कहते हैं कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ही ये रूल ऑफ लॉ लेकर आए थे, बल्कि क्या है, फिर देखिए, टू ऑफ विच इंक्लूड, वो दो रीजंस बताते हैं. जो हिस्टोरियन हैं उनके मन में डिस्प्यूट है कि नहीं, ब्रिटिशर्स ये रूल ऑफ लॉ लेकर नहीं आए थे. इसके दो रीज़न है. क्या क्या रीज़न है? फर्स्ट दैट कॉलोनियल लॉज वाज आर्बिटरी,
फर्स्ट रीज़न क्या है कि जो कॉलोनियल लॉ थे, अब कॉलोनियल लॉ कौन से लॉ, जो ब्रिटिशर्स के समय जो लॉ थे वो क्या थे, ऑर्बिटरी थे। अब ऑर्बिटरी मीन्स मैंने आपको कहा कि मन माने ढंग से एप्लीकेबल लॉ, वो अपनी मनमानी करते थे ब्रिटिशर्स, है ना। तो फर्स्ट रीज़न ये है कि ब्रिटिशर्स रूल ऑफ लॉ इंडिया में नहीं लाए थे। उसका फर्स्ट रीज़न क्या है, फर्स्ट रीज़न ये है कि ये जो कॉलोनियल लॉ था वो क्या था बेटा, ऑर्बिटरी था। एंड सेकेंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्पेयर इन ब्रिटिश इंडिया। और सेकेंड रीज़न क्या है कि जो हमारे नेशनलिस्ट थे उन्होंने एक ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करा था, कहाँ पर, ब्रिटिश इंडिया में इन लॉज को चेंज करने में, है ना। कैसे लॉज, जो उनके ऑर्बिटरी लॉज थे उन्हें चेंजेस करने के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था। किन लोगों ने, हमारे जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने। वन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्बिटरीनेस that continued to exist as part of British law is the Sedition Act of 1870। अब ये Sedition Act of 1870 क्या है, एक उनकी आर्बिट्रेरीनेस का एग्जाम्पल है, ब्रिटिशर्स के मनमाने तरीके से लॉस को बनाने का, मनमाने ब्रिटिशर्स की मनमानी करने का ये एक एग्जाम्पल है। कौन सा एग्जाम्पल है, सेडिक्शन एक्ट ऑफ 1870। द आइडिया ऑफ सेडिक्शन वॉज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद दिस एक्ट। एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग और क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल। कोई भी पर्सन, अब ये सेडिक्शन एक्ट क्या था बेटा, 1870, है ना। ये एक्ट था कि कोई भी पर्सन अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं मानेगा तो उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा, है ना। मतलब बस बात नहीं मानी और वो अरेस्ट हो सकता है बिना किसी, मतलब उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी और वो उसे सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा। बेटा ब्रिटिशर्स की मनमानी का एक एग्जाम्पल हमारे सामने आता है, उनके आर्बिट्ररीनेस मीन्स उनके मनमाने तरीके से लॉज को बनाने का एक एग्जाम्पल है रोलेक्ट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था, इस एक्ट में वो बिना कोई मुकदमा चलाए, है ना, किसी भी पर्सन को अपने मनमाने तरीके से अरेस्ट कर लेते थे। अब इस एक्ट का बहुत सारे जो नेशनलिस्ट हैं उन्होंने विरोध किया, महात्मा गांधी जी ने भी इसका विरोध किया, बट उसके बावजूद, उसके बाद भी 10th ऑफ मार्च 1990 को, है ना, 10th ऑफ मार्च 1990 को, ये यहाँ इस पोर्शन में बेटा ये एग्जाम्पल दिया है, 10th ऑफ मार्च 1990 को ये जो रोलेक्ट एक्ट है ये आया, ठीक है। अब यहाँ पंजाब में इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, रोलेक्ट एक्ट का बहुत विरोध हुआ पंजाब में, और 2 लोगों को इसका विरोध करने के लिए ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट भी कर लिया। ओके, तो उसी से रिलेटेड एक मीटिंग, उन लोगों को जो अरेस्ट किया था, है ना, उसी पर बात करने के लिए एक मीटिंग हुई। कहाँ पर हुई मीटिंग, कहाँ पर रखी इन्होंने बेटा, ये जो नेशनलिस्ट है ना, इन सब ने मिलके मीटिंग रखी 13th ऑफ अप्रैल को जलियांवाला बाग में, है ना। कहाँ पर है जलियांवाला बाग, अमृतसर में। अमृतसर में 13th ऑफ अप्रैल को जलियांवाला बाग में एक मीटिंग रखी। अब वहाँ क्या हुआ बेटा, जनरल डायर ने उस पूरे के पूरे वहाँ पर जो जितने भी लेडीज़, बच्चे और जितने भी लोग वहाँ पर थे ना, सबको जनरल डायर आया और उसने क्या किया, घेर लिया चारों तरफ से, है ना, और उसने उसे अंदर से बंद करके और किसी को बिना कोई चेतावनी दिए वो जो जलियांवाला बाग था उसके अंदर घुस गया और उसने लगातार गोलियां बरसाई और वहाँ पर बहुत सारे लोग उस इंसिडेंट्स में मारे गए, है ना। तो इतने ज़्यादा क्रूर थे, इतने ज़्यादा क्रूर इनकी जो नीतियाँ थी, है ना बेटा, बिल्कुल निहत्थे लोगों पर इन लोगों ने ऐसे वार किया और उन्हें मारा। ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं, ये वहीं के जलियांवाला बाग की, ठीक है। तो इस तरीके की उनकी जो मनमानी होती थी बेटा, उनके जो लॉस थे वो ऐसे मनमानी वाले थे, आर्बिटरी लॉस थे उनके ब्रिटिशर्स के। ओके, अब देखिए आगे चलते हैं। इंडियन नेशनलिस्ट बिगन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिटरी यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश। जो इंडियन नेशनलिस्ट थे वो धीरे धीरे क्या कर रहे थे बेटा, उनका विरोध कर रहे थे ना, धीरे धीरे उन्होंने ये जो ऐसे लॉस थे, जो आर्बिटरी लॉस थे, किसके लॉस थे, आर्बिटरी, ब्रिटिशर्स के जो आर्बिटरी लॉस थे उनका विरोध करना स्टार्ट कर दिया। दे ऑल्सो बिगन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वालिटी एंड वॉन्टेड टू चेंज द आइडिया। वो उन्होंने फिर अपनी जो इक्वालिटी की जो लड़ाई है उसके लिए उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया था, ठीक है। और वो क्या चेंज करना चाहते थे,
द आइडिया ऑफ लॉ फ्रॉम अ सेट ऑफ रूल्स दैट दे वर फोर्स टू ओबे, है ना, वो ऐसे ऐसे रूल्स को वो बिल्कुल हटा देना चाहते थे जिसके लिए उन्हें फोर्स किया जाए कि आपको ये मानना ही पड़ेगा। टू लॉ एज इंक्लूडिंग आइडियाज़ ऑफ जस्टिस, वो क्या चाहते थे, ऐसे लॉ चाहते थे जो न्याय, जो जस्टिस दिलाएं लोगों को। बाय द एंड ऑफ द 19th century द इंडियन लीगल प्रोफेसर ऑल्सो बिगन emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law of defend the legal rights of Indians. Indian judges also began to play a greater role in making decisions. Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the एवोल्यूशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, है ना। तो अब जो इंडियन जजेस थे बेटा, उन्होंने भी अपने डिसीजंस देना स्टार्ट कर दिए थे, है ना, क्योंकि जो नेशनलिस्ट थे वो बिल्कुल इस चीज़ के अगेंस्ट गए कि अब हम मनमाने तरीके से जो हमारे ऊपर लॉ थोपे गए हैं, हमें वैसा लॉ नहीं चाहिए। हमें इंडिपेंडेंट इंडिया में एक ऐसा लॉ चाहिए जो सबके लिए सबको न्याय दे सके ना, सबको जस्टिस दे सके। और धीरे धीरे क्या हुआ, जो लोग लॉज से, जो लोग कह सकते हैं हम लोग कानून से रिलेटेड जो लोग थे, धीरे धीरे वो इन लॉज में इन्वॉल्व होते गए और जो इंडियन जजेस हैं उन्होंने भी फैसले सुनाने स्टार्ट कर दिए। ओके, विद द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन this document served as the fundamental on which our representatives began making laws for the country. हमारे जो representatives हैं उन्होंने हमारी country के जो representatives हैं उन्होंने law बनाना start कर दिया। Every year our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In your class 6 book you read about the Hindu Session Amendment Act 2005। आपने अपनी क्लास 5th देखिए, हर ईयर नए लॉज बनते हैं और जो पुराने लॉज हैं उनमें क्या होते हैं बेटा, चेंजेस भी होते रहते हैं। इन योर क्लास 6th बुक आपने अपनी क्लास 6 की बुक में देखा होगा अमेंडमेंट एक्ट 2005। ये क्या एक्ट है? अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट एन इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस न्यू लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, सन्स, डॉटर और उनकी मदर सभी को प्रॉपर्टी में शेयर मिलने वाला ये जो एक्ट है, ये लॉ है ना। इस लॉ के अकॉर्डिंग सभी को प्रॉपर्टी में शेयर मिलना चाहिए। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनहांस्ड टू कंट्रोल पोल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, है ना। ऐसे ही पॉल्यूशन के कंट्रोल के लिए और एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी अलग अलग तरीके के लॉ बनते रहते हैं ना। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट अ न्यू लॉ इज़ नेसेसरी? यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द नेक्स्ट सेक्शन। आप नेक्स्ट सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे नए लॉज जो हैं वो बनते हैं और कैसे लोग उन्हें अपनाते हैं। ओके, हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट, कैसे नए लॉ बनते हैं। द पार्लियामेंट हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉज। जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है लॉ बनाने में। देयर आर मैनी वेज थ्रू विच दिस takes place and it is often different groups in society that raise the need for a particular law, है ना। ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोई लॉ बन जाता है ना। हमारी सोसाइटी से डिफरेंट लोग आते हैं सामने और वो उनकी डिमांड होती है ना, उनकी मांग होती है कि ये पर्टिकुलर लॉ बनना चाहिए, है ना। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू बी सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फोर्स्ड बाय पीपल, है ना। जो पार्लियामेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जो लोग प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या अपनी प्रॉब्लम को, अपनी समस्याओं को बता रहे हैं, उन्हें सुन करके और जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाती है। लेट अस रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू अंडरस्टैंड हाउ इशू ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस वाज ब्रॉट टू द अटेंशन ऑफ पार्लियामेंट एंड द प्रोसेस अडॉप्टेड फॉर दिस इशू टू बिकम लॉ। ये जो हमें नीचे एग्जाम्पल दिया है इसमें हम देखेंगे कि कैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो रोल है, जो लॉ है वो बना और पार्लियामेंट ने कैसे इसे प्रोसेस किया ना, कैसे इसे अपनाया या कैसे डोमेस्टिक वायलेंस वाला लॉ दिया। लेट्स सी। Yes, let's see. Domestic violence refers to the injury or harm or threat of injury or harm caused by an adult male, usually the husband, against his wife. Domestic violence क्या बताता है कि कोई भी इंजरी या हार्म के बारे में बताता है कि कोई भी नुकसान
यूजुअली कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को किसी भी तरीके की इंजरी या नुकसान नहीं पहुंचा सकता है. इंजरी मे बी कॉज्ड बाय फिजिकली ब्रीथिंग अप द वुमन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर. अब ये जो इंजरी है इसे भी बताया गया है कि इंजरी किस तरीके की, ना तो फिजिकली मारपीट करके और ना ही उसे इमोशनली अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करके, है ना. ना तो कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ मारपीट कर सकता है, ना ही इमोशनली अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ कर सकता है. ओके, अब्यूज़ ऑफ द वुमेन कैन ऑल्सो इंक्लूड वर्बल, सेक्सुअल एंड इकोनॉमिक अब्यूज़, है ना. अब्यूज़ में अब क्या क्या यूज़ किया है कि किसी भी वुमेन के साथ ना तो वर्बल, ना सेक्सुअल और ना कोई इकोनॉमिक अब्यूजिंग वर्ड यूज़ किया जा सकता है ना. तो ये जो एक्ट है बेटा, ये किस लिए बना, ताकि जो वीमेन हैं उनका प्रोटेक्शन हो. ओके, द प्रोटेक्शन ऑफ वीमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 extends the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is प्रिपरेटरिंग द वॉलेंस, है ना. देखिए, जो वीमेन हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए बेटा ये 2005 डोमेस्टिक वॉलेंस एक्ट बना, है ना. और इसमें, इस एक्ट में ये जो डोमेस्टिक वर्ड है उसे और भी ज़्यादा डिस्क्राइब किया, अच्छे से डिस्क्राइब किया है. द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 एक्सटेंड द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म डोमेस्टिक, है ना. टर्म डोमेस्टिक को और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है. और इसमें कहा गया है कि कोई भी फीमेल जो किसी मेल पर्सन के साथ रहती है या उसकी वाइफ है, उसके प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया है. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट. देखिए बेटा, यहाँ पर एक स्टोरी बोर्ड दिया है. इस स्टोरी बोर्ड को आपको अच्छे से पढ़ना है और यही आपका जो है होमवर्क है कि इस स्टोरी बोर्ड को आपको अच्छे से पढ़ना है. इस स्टोरी बोर्ड को पढ़ करके कंक्लूज़न फाइंड आउट करना है, और जो कंक्लूज़न जो आपने समझा है इस स्टोरी को पढ़ के, वो आपको या तो अपनी राइटिंग में लिख करके होमवर्क ग्रुप में, सोशल के होमवर्क ग्रुप में सेंड करना है, या फिर आप अपनी एक वॉइस मैसेज के थ्रू या फिर वॉइस रिकॉर्ड करके भी सेंड कर सकते हैं. तो यही आपका आज का होमवर्क है कि इस स्टोरी बोर्ड को पढ़ करके जो कंक्लूज़न है या जो कुछ आपको समझ आया है उसको या तो आपको अपनी राइटिंग में लिखना है या फिर अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके होमवर्क ग्रुप में अपने सेंड करना है. ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे टू ऑल.